आप सबका स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की ऑनलाइन क्लास का टॉपिक हमारा रहेगा मार्केटिंग, जो कि मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स जो हमारा चैप्टर है 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन के अंदर, उसका एक छोटा सा पार्ट लेके मैं हाजिर हुआ। इस चैप्टर को छोटे पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ और उसी प्रकार से आप लोगों के बीच में जो है वो वीडियो उपलब्ध करवाता रहूँ। तो विपणन और विपणन मिश्रण ये जो चैप्टर है इसको शुरू करते हैं आज हम, और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज कवर करने वाले हैं। आज की ऑनलाइन क्लास में डिस्कशन करेंगे हम। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम चर्चा करेंगे विपणन का अर्थ और उसकी परिभाषा, यानी कि आज हम मार्केटिंग को समझने का प्रयास करने वाले हैं। विपणन की विशेषताओं पर भी आज हम चर्चा करेंगे और विपणन के आधार, इसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे। आज की ऑनलाइन क्लास में इस वीडियो में इतना ही हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले विपणन का अर्थ क्या होता है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये। विपणन के अंतर्गत मूल्यवान वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न किया जाता है, प्रस्ताव किया जाता है। उत्पन्न का मतलब क्रिएट करना, उस चीज को प्रोडक्शन कह सकते हैं हम उसको। एक ऑफर किया जाता है, मतलब कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हो जाती है वो चीज, प्रस्ताव किया जाता है। और दूसरों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करके आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है। दूसरों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार मतलब किसी के साथ फोर्सफुली हम ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं। किसी कस्टमर को या किसी फुटकर व्यापारी को, या फिर हम कहें तो उसमें होलसेल ट्रेडर्स भी आ जाते हैं, उनके साथ में हम स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। कोई जबरदस्ती या फोर्सफुली वाली कोई बात नहीं है इसमें। तो उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है इसके अंदर। तो ये मार्केटिंग का एक साधारण सा अर्थ होता है। थोड़ा सा और अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो बहुत सारे लोगों ने इसको सेलिंग ही समझा है विपणन को, और कुछ लोग इसे शॉपिंग करना भी कहते हैं। तो इस प्रकार से क्रय और विक्रय कह सकते हैं, और लोग कह भी रहे हैं इसको। तो विपणन के ये जो जितने भी अर्थ हैं, चाहे हम उसको सेलिंग कहें, चाहे हम उसको शॉपिंग कहें, या फिर हम उसको चाहे क्रय विक्रय कहें, ये कहीं ना कहीं इसके अर्थ को समझाने में जो वो सफल तो हो पाते हैं। लेकिन जब हम इसके अर्थ को सही ढंग से हम लेने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या क्या चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक तो बाजार सूचनाओं का एकत्रण और विश्लेषण, ये इसके अंदर आ जाता है। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इसमें आ जाता है। विपणन नियोजन इसके अंदर आ जाता है, मार्केटिंग प्लानिंग। प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी इसी के अंदर आ जाता है। अब देखिए कितना जो है वो विस्तृत जो है विपणन, जबकि एक सामान्य अर्थ में हमने इसको सेलिंग भी बोल दिया, हमने इसको शॉपिंग भी बोल दिया, हमने इसको क्रय विक्रय भी बोल दिया। लेकिन ये जो मुख्य जो पॉइंट्स जब इसके अंदर आए हैं तो देखिए कि कितना जो है वो इसका दायरा कितना बड़ा है। हम बाजार से सूचनाएं भी एकत्रित कर रहे हैं, उनको एनालाइज भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, किसी भी प्रोडक्ट को जब हमने बनाना शुरू किया तो सबसे पहले क्या किया कि बाजार से सूचनाएं एकत्रण हमने कर ली, उसको एनालाइज कर लिया कि मार्केट में कौन सी वस्तु की डिमांड है, या कौन सी वस्तु जो हम बनाना चाहते हैं, क्या उसके जैसी कैसी वस्तु जो है वो मार्केट में पहले से ही मौजूद है या नहीं है, बाजार कैसा है, क्या छोटा बाजार है, बड़ा बाजार है उस वस्तु का। फिर हमने उसका प्लानिंग कर लिया, जिसको मार्केटिंग प्लानिंग का है। पूरे के पूरे चैप्टर में आएंगे ये सारे के सारे पॉइंट, अभी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। फिर हमने प्रोडक्ट को डिजाइन किया और उसको डेवलप कर लिया। फिर हमने परमापीकरण किया, ग्रेडिंग कर दी, हमने उसको स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया उसको, कि जैसा हम चाहते हैं, जिस क्वालिटी का कस्टमर के पास हम पहुंचाना चाहते हैं, हमने उसको कंफर्म कर लिया। फिर उसकी पैकेजिंग और लेबलिंग हमने कर दी, और ब्रांडिंग इत्यादि हमने कर ली। देखिए ये सारे के सारे 5-6 जो मैंने नाम लिए हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करना मार्केट से, प्लानिंग करना मार्केटिंग की, प्रोडक्ट डिजाइनिंग करना, ग्रेडिंग करना, पैकेजिंग करना, ब्रांडिंग करना, ये सारे के सारे मिलकर एक विपणन के अर्थ को पूर्ण करते हैं। तो सिर्फ हम इसको शॉपिंग कह दें
या फिर इसको सिर्फ सेलिंग कह दें या फिर क्रय विक्रय कह दें, तो इससे कोई अर्थ पूर्ण नहीं होता। पूर्ण अर्थ में तो ये जो आपको स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है ये है, और जो 5-6 बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो सारी की सारी चीजें मिलकर एक विपणन के रूप में हम देख पाते हैं। परिभाषा और इसकी देख लेते हैं एक बारी, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हमें परिभाषा भी लिखनी है। फिलिप कॉटलर की है। महोदय क्या कह रहे हैं, विपणन एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक क्यों है? क्योंकि समाज के लिए है, सामाजिक लोगों के लिए है, और समाज में रहकर भी तो वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाएगा, जिसके अंतर्गत व्यक्ति या फिर समूह अपनी आवश्यकता या इच्छा को, मतलब जिस व्यक्ति को आवश्यकता होगी किसी चीज की तो वो मार्केट में जाएगा, या किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स को आवश्यकता होगी या फिर इच्छा उत्पन्न होती है कोई, देखिए आवश्यकता होती है तभी तो हम मार्केट में जाते हैं, या किसी चीज को खरीदने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है तब हम मार्केट का रुख करते हैं। ये दोनों ही, आवश्यकता और इच्छा दोनों ही सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं किसी भी वस्तु को खरीदने और बेचने का। तथा मूल्यवान उत्पादों और सेवाओं को अन्यों के साथ विनिमय भी करते हैं। हम दुकान पे जाते हैं, हम उसको, दुकान वाले को हम पैसे देते हैं और बदले में वस्तु लेते हैं, तो वो एक्सचेंज ही हो रहा है, पैसे के बदले में वस्तु का एक्सचेंज किया जा रहा है। इस प्रकार से तो ये परिभाषा के रूप में भी हम विपणन को अच्छे से याद कर सकते हैं। विशेषताओं का और जिक्र करते हैं, थोड़ा सा और अर्थ क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली आवश्यकता और इच्छा, जो हमारे डेफिनेशन में भी आ गई थी। पहले आवश्यकता को समझ लेते हैं। आवश्यकता का अर्थ क्या हो सकता है कि किसी चीज की कमी महसूस होना, इसके पूरा ना होने से असंतुष्टि का भाव उत्पन्न होता हो, जैसे कि भूख लगना। यदि सभी व्यक्तियों की स्वाभाविक क्रिया होती है भूख, और यह किसी विशेष उत्पाद से संबंधित नहीं होती, ये तो खाने से संबंधित होती है, भूख लगी है तो खाना खाएंगे, तो फिर ये आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। वहीं अगर हम इच्छा की बात करें, जब आवश्यकता को किसी विशेष संदर्भ जैसे कि धर्म, व्यक्तित्व, संस्कृति आदि में देखा जाता है तो वो इच्छा हो जाती है। ठीक है, कोई भी आवश्यकता है और उसको मैंने धर्म में बांट लिया, या फिर व्यक्तित्व के रूप में उसको बांट लिया, या फिर संस्कृति के रूप में मैंने उसको बांट लिया, तो वो इच्छा हो जाती है। जैसे कहें तो लोगों का एक समूह सांभर डोसा खाकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है, वहीं दूसरा समूह सब्जी रोटी खाकर भूख की संतुष्टि कर लेता है। इस प्रकार पहले समूह की इच्छा तो सांभर डोसा हो सकती है, वहीं दूसरों की सब्जी रोटी हो सकती है, लेकिन दोनों की आवश्यकता तो एक ही है, और वो है भूख लगना। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा और समझते हैं। दोनों का अर्थ मैंने आप लोगों को शब्दों का समझा दिया। विपणन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने वाली एक प्रक्रिया होती है। यही कारण होता है कि लोग इस प्रक्रिया की ओर प्रेरित होते हैं। अगर ये आवश्यकता और इच्छा ना हो ना, तो फिर मार्केट की तरफ नहीं जाएगा कस्टमर। सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं एक समान हो सकती हैं, लेकिन इच्छाएं अलग अलग ही होंगी। आवश्यकता जैसे हमने उदाहरण लिया था, भूख लग गई, आवश्यकता तो एक ही है, लेकिन इच्छा ने क्या किया, उनके चॉइस ऑफ फूड को जो है वो दिखाया। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक बाजार प्रस्ताव तैयार करना, क्रिएटिंग एंड मार्केटिंग ऑफरिंग। विपणन की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता एक बाजार प्रस्ताव तैयार करना है। इसका अभिप्राय होता है उत्पाद या फिर सेवा। देखिए, उत्पाद और सेवा दो अलग अलग शब्द हैं जो आगे आज की ही इस ऑनलाइन क्लास में आएंगे। उत्पाद किसी प्रोडक्ट को हम कह रहे हैं, सेवा किसी कार्य को हम कह रहे हैं यहाँ पर। जैसे उत्पाद अथवा सेवा के नाम, प्रकार, मूल्य, साइज, उपलब्धि केंद्र इत्यादि की जानकारी देना। एक अच्छा बाजार प्रस्ताव, जिसको मार्केट ऑफर बोलते हैं हम, जो ग्राहकों को आवश्यकता और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। मतलब एक तरह से क्या हुआ कि हमें प्रोडक्ट का या फिर जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं उसका टाइप क्या है, उसके मूल्य क्या है, साइज क्या है, कहाँ मिलेगा, इसकी जानकारी जो है वो कस्टमर तक कैसे पहुंचती है, उसको हम बाजार प्रस्ताव कहते हैं। तीसरा आ जाता है हमारा ग्राहक महत्व, कस्टमर वैल्यू। एक क्रेता किसी वस्तु को खरीदने से पहले उसकी लागत, उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि का विश्लेषण जरूर करता है। हम भी करते हैं, आप सभी करते हैं। क्या कह रहा है कि किसी भी वस्तु को जब हम खरीदने जाते हैं ना, तो सबसे पहले उसकी कॉस्ट, क्योंकि वो हमारी पॉकेट, जो हमारी परचेसिंग पावर है उस पर डिपेंड करती है, और उस वस्तु को खरीदने से मुझे क्या संतुष्टि मिलेगी, इन दोनों को मैं जरूर जांच लेता हूँ। और जब मुझे लगता है
या आप लोगों को लगता है कि उससे जब संतुष्टि उसकी लागत से अधिक है तो मैं उसको खरीद लेता हूँ। मतलब जितने में वो चीज मुझे मिल रही है उससे कहीं ज्यादा मेरे काम की वो चीज है तो मैं उसको तुरंत खरीद लेता हूँ। विक्रेता को ग्राहक की इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर ही उत्पाद को तैयार करना होता है। मतलब उसको इतने रीजनेबल प्राइस में वस्तु मिल जाए कि वो उसको तुरंत खरीदने के लिए तैयार हो जाए। विक्रेता क्रेता द्वारा उत्पाद को दिए जाने वाले महत्व को ध्यान में नहीं रखता तो फिर वो बिजनेस उसका ठप हो जाता है। मतलब जैसी मार्केट वैसा प्रोडक्ट अगर नहीं आया तो कस्टमर उसको लेगा ही नहीं, तो वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो वो बिजनेस ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ग्राहक को जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे विपणन में। विनिमय प्रक्रिया चौथा हमारा एक्सचेंज मैकेनिज्म। विनिमय का विपणन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, विनिमय करते हैं किसी न किसी चीज का। विनिमय को अगर अर्थ के शब्द में मैंने आपको जैसे उदाहरण दिया था कि जब हम दुकान पर जाते हैं तो हम दुकानदार को पैसे देते हैं, बदले में वो हमें वस्तु देता है। तो क्या हुआ, विनिमय हो गया पैसे और वस्तु का, या फिर कहें तो अदला बदली, हम अगर अपनी साधारण भाषा में इसको कहें तो। विपणन में दो पक्षकार होते हैं, क्रेता और विक्रेता। ये अब तक आप समझ गए हो। दोनों द्वारा किए जाने वाले विनिमय से ही विपणन संभव होता है। अगर एक होगा तो इसका मतलब विनिमय प्रक्रिया तो नहीं हुई। दुकानदार बैठा हुआ है, सामान उसके पास है लेकिन ग्राहक तो नहीं है, तो इसका मतलब अदला बदली या मैं कहूँ विनिमय या मैं कहूँ एक्सचेंज तो हुआ नहीं हुआ, तो फिर विपणन प्रक्रिया नहीं। विक्रेता वस्तु और सेवाएं देता है और बदले में धन या फिर धन के स्वरूप कोई अन्य चीज ले लेता है। पुराने जमाने में होता था, जब पैसे का चलन कम था तो हम वस्तु के बदले में वस्तुएं भी लेते थे। आजकल उत्पादन और उपभोग स्थान में दूरी बढ़ गई है, तो इसे कम करने के लिए बहुत सारे मध्यस्थ आ गए, जिन्हें कि हम एजेंट के रूप में कह सकते हैं, या फिर थोक व्यापारी कह सकते हैं, या फिर फुटकर व्यापारी भी हम कह सकते हैं, रिटेलर्स, होलसेलर्स। ये हमारे जो है हमने 11th क्लास में डिटेल में पढ़े थे ये सारे के सारे, तो इनकी मदद ले लेते हैं हम विनिमय प्रक्रिया के अंदर। ये सभी जो है वो विनिमय प्रक्रिया के अंदर जो दूरी होती है उसको कम करने का काम करते हैं। नहीं तो फैक्ट्री में कौन जाता है, कस्टमर नहीं जाते। फैक्ट्री से तो माल होलसेलर उठाता है, होलसेलर से रिटेलर उठाता है, और रिटेलर कौन होता है, शॉपकीपर होता है, जिसके पास में हम जाते हैं। तो हमारे तक प्रोडक्ट पहुंचाने के बीच में जितने भी ये सारे काम कर रहे हैं इनको मध्यस्थ हम कहते हैं। तो विनिमय विपणन का जो है वो एक तरह से सार होता है। एक्सचेंज एसेंस और मार्केटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर विनिमय की ही थोड़ी सी और हम जिक्र कर लें तो दो पक्षकार हमने इसके अंदर देखे, एक क्रेता और एक विक्रेता। वहीं दोनों कुछ ना कुछ देने में सक्षम होने चाहिए। मैं एज ए क्रेता दुकान वाले के पास चला गया और मैंने कहा भैया मुझे फला वस्तु चाहिए और उसके पास नहीं है, तो चाहे मेरे पॉकेट में पैसे हों तो भी मैं उस वस्तु को नहीं ले पा रहा, क्योंकि विक्रेता सक्षम नहीं है उस चीज को देने के लिए। तो दोनों का सक्षम होना जरूरी है। या फिर दुकानदार के पास तो वस्तु है लेकिन मेरी पॉकेट में उतने पैसे नहीं है, तो विनिमय प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती वहां पर भी। तो दोनों के अंदर एक संदेश वहन योग्यता का होना भी बहुत आवश्यक है। मतलब क्रेता जिस भाषा में विक्रेता से बात करे या विक्रेता जिस भाषा में जिस तरीके से क्रेता से बात करे, वो दोनों आपस में जानते हो, तभी वस्तुओं का विनिमय हो पाएगा। फिर दोनों ही क्रेता और विक्रेता अपनी अपनी संतुष्टि के लिए विनिमय करते हैं। जितने पैसे में वो वस्तु है वो दी जाए, और जितने वस्तु की कीमत है वो क्रेता के पॉकेट में पैसा होना चाहिए, तभी जो है वो विनिमय प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो पाती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, विनिमय विपणन का आधार, जो आज की ऑनलाइन क्लास का इस वीडियो का अंतिम टॉपिक है। तो विपणन के आधार को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें पहला आ जाएगा हमारा बाजार, दूसरा आ जाएगा ग्राहक, और तीसरा हमारा आ जाएगा विक्रेता। देखिए, अगर देखें आप स्क्रीन पर जो तीनों नाम देख रहे हैं यहाँ, बाजार, ग्राहक, विक्रेता, इन तीनों के मिलकर ही जो है ये एक तरह से विपणन मार्केटिंग कंप्लीट होता है। ग्राहक को वस्तु खरीदनी है तो कहाँ जाएगा, बाजार में। विक्रेता को कोई वस्तु बेचनी है तो कहाँ जाएगा, बाजार में। ठीक है, ग्राहक विक्रेता के पास सामान लेने जाता है, विक्रेता सामान लेकर बाजार में बैठा हुआ है ना। और विक्रेता को पता है कि ग्राहक सामान लेने बाजार में जाएगा, इसलिए विक्रेता बाजार में सामान लेके बैठा हुआ है।
ठीक है, तो ये तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, इन तीनों को ही अलग हम नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी वस्तुएं जो है अपने माइंड में दौड़ा लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक जो हम वस्तुओं का यूज करते हैं, चाहे वो पेन रहा हो, चाहे वो कॉपी रही हो, पुस्तक रही हो, दूध रहा हो, स्कूटर, कार, मोबाइल आदि, ये सारी की सारी चीजें हमने कहाँ से खरीदी हैं? बाजार से खरीदी हैं। कहाँ, किसने बेची? वो हमें विक्रेता ने बेची। और विक्रेता ने ये सारी चीजें किसको बेची? ग्राहक को बेची। तो ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, इन तीनों को हम अलग नहीं कर सकते। तो इन तीनों को मिलाकर ही विपणन जो है वो बनता है। एक तरह से आधार के रूप में ये तीनों चीजें काम करती हैं। तीनों को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, थोड़ा थोड़ा ही बहुत रहेगा, समझ में आ जाएगा। तो बाजार की जब हम बात करते हैं तो दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर रहे हैं इसके अर्थ को समझने के लिए, जो परंपरागत विचारधारा है और जो आधुनिक है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। परंपरागत विचारधारा की बात करते हैं। बाजार से क्या अभिप्राय रखा गया है? उस विशेष स्थान से है, पर्टिकुलर प्लेस से है, जहां क्रेता और विक्रेता एकत्रित होते हैं किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। यहाँ बाजार एक भौतिक स्थान के रूप में लिया गया है, लेकिन वास्तव में अगर कहें तो बाजार के लिए किसी भौतिक स्थान की आवश्यकता होना जरूरी नहीं है, बल्कि केवल क्रेता और विक्रेताओं का मिलना जरूरी होता है। आज के समय में आप बात करें तो इंटरनेट का जमाना है और ऑनलाइन शॉपिंग लोग जो है वो खूब दिल लगाकर जो है वो करना पसंद करते हैं। लेकिन हम उस ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म जो दिया गया, हम उसको बाजार बोल सकते हैं। यहाँ पर आधुनिक विचारधारा की हम बात करें तो बाजार के रूप में क्या कहते हैं कि बाजार से अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक और संभावित क्रेताओं के समूह से है। संभावित शब्द यहाँ पर जोड़ा है, वास्तविक और संभावित। वास्तविक जो है, संभावित जो हो सकता है ग्राहक, उन दोनों को आपस में जोड़ लिया है। उदाहरण के लिए समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि एक नया मॉडल कोई भी आता है कार का, बिक्री के लिए रेडी होता है, तो वे लोग जो इसको कुछ भी मूल्य देकर खरीदने के इच्छुक होते हैं, तो इस उत्पाद का बाजार वो कहलाएगा। वहीं कहें कि और कितने लोग उस पर विचार बना रहे हैं खरीदने के लिए, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे संभावित क्रेता हो जाएंगे। कि जब वस्तु उपलब्ध होगी मार्केट में और उनकी पॉकेट मनी में अलाउ करती होगी वो चीज, तो वो भी हमारे कस्टमर बन जाएंगे। तो खरीदने वाला और खरीदने की इच्छा रखने वाला दोनों ही बाजार की संज्ञा में हम ले लेते हैं। ये आधुनिक विचारधारा कहती है। ग्राहक की बात करते हैं, जिसको हम कस्टमर कहते हैं। ग्राहक तो जो है वो राजा होता है हमारे इस मार्केटिंग के अंदर। अभी हमने जब विशेषता हमने पढ़ी थी विपणन की, तब भी वहां पर हमने ग्राहक को ही देखा था। ग्राहक बाजार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, मेन पार्ट होता है ये। इसकी बिना तो कोई भी वस्तु जो है वो बिकेगी ही नहीं, क्योंकि इसकी ही आवश्यकता और इच्छा किसी भी निर्माणकर्ता को उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करती है और मजबूर करती है। ग्राहक का अभिप्राय उन व्यक्तियों से हो सकता है या उन ग्रुप ऑफ पीपल से हो सकता है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। ये दोनों मिलकर जो है ग्राहक करते हैं। तो इच्छाएं वस्तुओं और सेवाओं के रूप में प्रदान होती हैं। ग्राहक की आवश्यकता हो सकती है रोटी, कपड़ा और मकान, या किसी अन्य प्रकार की भी हो सकती है ग्राहक की। तो ग्राहक के रूप में अगर जब हम देखते हैं तो हमारे आसपास भी अगर मैं नजर दौड़ाऊं या अपने बारे में मैं सोचूं या आपके बारे में मैं सोचूं, तो बहुत सारे ग्राहकों के रूप में नजर आ जाएंगे। जैसे कि पुरुष ग्राहक, मेल कस्टमर, फीमेल कस्टमर, रिटेल कस्टमर जो फुटकर व्यापारी जो होता है, जो हमने 11th क्लास में खूब डिटेल में पढ़ा था, होलसेल कस्टमर, इन्फेंट कस्टमर हो सकता है, यंग कस्टमर हो सकता है, ओल्ड एज कस्टमर्स हो सकते हैं, अधिक आय वाले कस्टमर हो सकते हैं, कम आय वाले कस्टमर हो सकते हैं, मध्यम आय वाले कस्टमर हो सकते हैं। तो देखा कितने सारे हमने जो है वो ग्राहकों के जो है वो टाइप्स जो हैं वो बना दिए। तो ये हमारे आसपास सभी हैं, हमारे घर में मिल जाएंगे, हमारे सोसाइटी में मिल जाएंगे, ये जितने भी लिए हैं, और भी नाम हो सकते हैं, आप लोग सोचिएगा इस विषय में। अब करते हैं विक्रेता की बात, जिसको विपणनकर्ता के रूप में भी हम जानते हैं। तो विपणनकर्ता कौन हो गया? वह व्यक्ति या संस्था हो गई जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के इरादे से उनके लिए वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाता है।
यही तो हुआ ना, विक्रेता सामान बेच रहा है, किसके लिए बेच रहा है? ग्राहक के लिए। ग्राहक जो है वो बाजार में क्यों गया विक्रेता के पास में? क्योंकि उसको आवश्यकता थी या उसको इच्छा थी उस वस्तु को खरीदने की, तभी तो वो गया विक्रेता के पास में। विक्रेता बाजार में बैठा हुआ है, तो यह कह सकते हैं कि ग्राहक संतुष्टि खोजता है और जो विक्रेता होता है वह संतुष्टि प्रदान करता है। इसीलिए ये भी कह सकते हैं कि ग्राहक संतुष्टि खोजने वाला होता है और विपणनकर्ता संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। ठीक है, ये बड़ा ही आसान और मजेदार जो है वो इसका अर्थ निकल के आ जाता है हमारे लिए। दो प्रकार के हो सकते हैं विक्रेता भी, एक हो सकता है हमारा वस्तु विक्रेता और एक हो सकता है हमारा सेवा विक्रेता। वस्तु विक्रेता तो वो हो गया जो किसी न किसी वस्तु का निर्माण करते हैं और बेचते हैं, जैसे कि पेन हो गया, कॉपी हो गया, शैम्पू हो गया, साबुन इत्यादि हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, ये सारे के सारी वस्तु। वहीं जबकि हम सेवा की बात करें तो जो उसके किसी न किसी प्रकार की सर्विस हमें दे रहा है, कोई ना कोई कार्य करके हमें दे रहा है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो हमारे लिए सेवा ही तो कर रहा है ना। या फिर मैं कहूं तो रोडवेज, रेलवेज, एयरलाइंस, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस कंपनीज जितनी भी हैं सारी के सारी, हमारे स्कूल, ये सारे के सारे जो है वो सेवा विपणन करता होते हैं, जो किसी वस्तु को तो नहीं बेचते लेकिन सेवाएं जरूर प्रदान करते हैं। धन्यवाद।